All right, G. Today we are going to discuss about paper 5, planning, analysis and evaluation paper. Official timings 1 hour 15 minutes होते हैं. आज हम करेंगे May June 2020 variance 52. In the last class we have done May June 2020 variance 51. So today we are going to discuss about variance 52. Let's see what we have in the paper. Oh, okay. A student's plans to carry out an experiment to find the relative molecular mass of a soluble acidic gas. अब soluble acidic gases आप जानते हैं बहुत सारी होती हैं. सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी एक एसिडिक गैस हो सकती है. ऑलराइट. By finding the mass of a measured volume of gas X, तो मुझे gas X का volume measure करना है in order to find out the MR of soluble acidic gas. Gas X can be prepared by the reaction between concentrated sulfuric acid and copper. Okay, so आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है. दैट मींस कॉपर कभी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्शन करता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन करता है. अगर कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगी इस रिएक्शन की. ठीक है, सो हम ये बता देते हैं आपको कि जब कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होता है कॉपर सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में और वाटर में. इसका मतलब जो गैस एसिडिक गैस है आपके पास वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व भी हो जाती है. ठीक है, और मुझे इसका एमआर कैलकुलेट करना है. So MR is going to be 64 or close to 64. ठीक है. Next is 2 methods of gas collection are available to the student as shown. Okay. 2 methods of gas collection. ये दोनों गैस कलेक्शन के जो मेथड हैं ये आपने ओ लेवल रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर में पढ़े. यहाँ पर जो गैस का कलेक्शन हो रहा है वो वाया मेजरिंग सिलेंडर ओवर वाटर, और यहाँ पर जो गैस का कलेक्शन हो रहा है वो गैस सिरिंज के थ्रू. ठीक है, ये मेथड ए है, ये मेथड बी है, और हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम ये दोनों मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा. इससे पहले कि आगे चलें एक चीज और देख लीजिए कि ये जो आपके पास एपरेटस है इसको हम कहते हैं फिस्टल फनल. ठीक है, ये थ्रस्टल फनल है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये वाटर ट्रफ है और ये बीहाइव शेल्फ है. और यहाँ से हम हीट कर रहे हैं ताकि कॉपर टर्निंग्स यानी कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से ऐड करेंगे, हम दोनों आपस में रिएक्शन करें. ठीक है, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट सैंपल ऑफ गैस कलेक्टेड फ्रॉम आइदर apparatus शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द MR डिटरमिनेशन ऑफ गैस X. ओके, उसकी बेसिक रीजन ये है जो हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री ओ लेवल में पढ़ाते हैं कि इस फ्लास्क के अंदर भी एयर होगी, इस फ्लास्क के अंदर भी एयर होगी, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो कलेक्शन होगा वो एयर का हो रहा होगा, इसलिए हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, उसको इनिशियली डिस्कार्ड कर देंगे फर्स्ट कपल ऑफ टेस्ट ट्यूब्स को. ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं कि first set of collection contain nitrogen, और एयर भी कह सकते हैं बिकॉज एयर कंटेन नाइट्रोजन और एयर एज वेल. ठीक है, विच इज वाई हम फर्स्ट सैंपल ऑफ गैस कलेक्शन को कभी भी एमआर कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे. फिर वो आपसे पूछ रहे हैं
Give two reasons other than your answer to A1 why for this experiment the apparatus in method A is less suitable than the apparatus in method B for collecting a sample of gas X. तो पहली तो बात ये कि देखें गैस सिलेंडर से गैस का कलेक्शन ज्यादा एक्यूरेटली मेजर होगा एज कंपेयर टू मेजरिंग सिलेंडर। व्हाई? बिकॉज अगर आप गौर से देखें कि इसने जो ग्रेजुएशन दी है, इन ग्रेजुएशंस के मिड में कोई और माइनर ग्रेजुएशंस नहीं है। तो अगर लेट सपोज वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास 24.35 cm क्यूब या 24.5 cm क्यूब, तो मैं इन वॉल्यूम्स को इस मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू मेजर नहीं कर सकता क्योंकि उसने ग्रेजुएशन मार्क प्रॉपर नहीं दिए हैं मुझे। सिंस आई डोंट हैव द प्रॉपर ग्रेजुएशन मार्क इन द मेजरिंग सिलेंडर, विच इज व्हाई इससे कलेक्ट होने वाली गैस का वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप नोट करें इन दोनों के दरमियान माइनर ग्रेजुएशंस हैं, तो यहाँ से गैस का कलेक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। नंबर वन। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री जब आप इसको हीट करते हैं तो ये फ्लास्क, ये एपरेटस बहुत हीटेड होता है। तो अगर आप इस एपरेटस को देखें तो वाटर जो है वो हीटेड एपरेटस में सक बैक होगा और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वाटर का वो वापस रिएक्शन फ्लास्क के अंदर आ जाएगा और ये रिएक्शन फ्लास्क को बर्स्ट भी कर देगा, विच इज व्हाई ये मेथड ऑफ कलेक्शन ज्यादा सूटेबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट? सो लेट्स अलोंग द लाइन कुछ इसी तरह से लिख देते हैं कि गैस रेंज has proper graduation mark, then measuring cylinder which is why method B is more accurate than method A. ठीक है? Reason 2, when it stops heating, due to the difference in pressure, in method A, pressure set back the volume of water into the reaction, into the round bottom flask, और reaction flask भी कह सकते हैं, into the round bottom flask और reaction flask, ठीक है? After this, we have the student is told to use the U tube shown to find the mass of a sample of gas X. Okay, तो इसमें गैस होगी आपके पास ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड। इस सिरिंज को हमने एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है और इस यू ट्यूब के अंदर हमने सोडा लाइम ऐड किया हुआ है। सोडा लाइम जो होता है वो बेसिकली NaOH होता है। सोडा लाइम इज बेसिकली NaOH, और NaOH ले लीजिए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप यहाँ से, तो आप NaOH भी ले सकते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी आप रिएजेंट यूज कर लें, लेकिन दोनों का फंक्शन एक और फंक्शन ये है कि दे विल एब्सॉर्ब एसिडिक गैसेस।
ठीक है, तो सिनेरियो ये है कि मैंने एक रिएक्शन फ्लास्क लिया, उसमें कॉपर और सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवाया, जिसकी वजह से गैस एक्स जो है वो फॉर्म हुई। एंड ऑब्वियसली ये गैस एक्स हमने बता दिया आपको सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड इस सिरिंज के अंदर है, आपने इस सिरिंज से इसके अंदर पास किया, इसमें जो आपके पास सोडा लाइम था वो उस गैस एक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। Now let's see what we have in the question. 100 cm cube sample of pure gas X is placed in the gas range. All right, the gas range is attached to the U-tube containing small lumps of solid soda lime, a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. That's perfectly all right. हमने कहा था कि ये सोडा लाइम जो होता है वो इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है या अलग-अलग भी हो सकता है, तो उसने मिक्सचर ले लिया है। आगे चलते हैं। All of the gas X is slowly passed into the U-tube and the mass of gas X absorbed determined. Okay. The temperature and pressure of the room are recorded. That is the most important aspect. The temperature and pressure of the room are recorded. Okay. उसके बाद वो कह रहे हैं state the measurements that are needed to determine the mass of gas X absorbed. अच्छा, पहली तो बात ये कि जब जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट आपने इसमें गैस एक्स का कलेक्शन हो गया, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि मास ऑफ यू ट्यूब डिटरमिन करोगे बिफोर एक्सपेरिमेंट, सही है। उसके बाद जब आप गैस एक्स यहां से पास कर लोगे और गैस एक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप इस यूट्यूब का दोबारा से मास वे करोगे, राइट। तो मास ऑफ यू ट्यूब बिफोर एक्सपेरिमेंट and mass of U-tube after the absorption of acidic gas in soda lime. So ये हमें measurements करनी है in order to get the MR. So हम यहाँ लिख देते हैं initial mass of soda lime plus U-tube before experiment फिर final mass of soda lime plus U-tube after experiment. और आफ्टर एक्सपेरिमेंट का मतलब हम क्या लेंगे, आफ्टर एब्सॉर्बिंग एसिडिक गैस, और इधर क्या होगा, बिफोर एब्सॉर्बिंग एसिडिक गैस। ऑलराइट, फिर वो कह रहे हैं आपसे सजेस्ट व्हाई सोडा लाइम इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब गैस एक्स। तो आप बताएं, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये जितनी भी सोडा लाइम वगैरह होते हैं ये सारे के सारे एसिडिक गैसेस को एब्सॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। तो एग्जैक्टली मैं यही रीजन यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज बिकॉज soda lime can absorb acidic gas easily. Now the next is gas X can cause respiratory issues. Respiratory distress का मतलब क्या होता है? Respiratory distress का मतलब होता है कि breathing issue होता है, breathe नहीं करते, choke होना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं state an appropriate precaution that should be taken when doing this experiment. तो obviously अगर आपको breathing issue है और अगर आप गैस एक्स को इनहेल करेंगे और आपको ब्रीथिंग इशू होगा, तो जाहिर सी बात है आप कोशिश ही करेंगे कि गैस एक्स को कलेक्ट करने के लिए आप फ्यूम कवर्ड यूज करें। तो लेबोरेटरीज के अंदर फ्यूम कवर्ड भी होता है, यू कैन इवन सी दैट लेबोरेटरी इन योर कॉलेज एज वेल, ठीक है। सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट
in a well ventilated fume cupboard. ठीक है, किसकी है? goodness. Now the next is experiment 1. Experiment 1 is carried out at temperature of 21 degrees Celsius, pressure of 9.8 into 10 to the power 4 Pascal, and uses 100 cm cube of pure gas X. Okay. Calculate the number of moles of gas X present in experiment 1. You should assume that a gas X behaves like an ideal gas, and so use PV equals to nRT. चलें, बता दिया एग्जामिनर ने कि PV equals to nRT यूज करना है, और मैंने A1 में पढ़ाते हुए कहा था कि जब भी आप PV equals to nRT यूज करेंगे, ऑब्वियसली इस टेम्परेचर को केल्विन में यूज करेंगे, तो इसको अगर केल्विन में यूज करेंगे तो मैं 273 और 21 दोनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा हो जाएगा 294 केल्विन। सही। और मैंने ये भी कहा था कि आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये दो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें गिवन है एग्जामिनर की तरफ से। आर की वैल्यू इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, so I believe we can solve this question without any issue. PV equals to nRT. So ये हो जाएगा PV equals to nRT, right? तो मुझे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा PV upon RT। प्रेशर आपको दिया हुआ है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 8.31 एंड 294 केल्विन। सो बेटा यहां से n की वैल्यू आपके पास आ रही है 4.01 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। सही है, राइट? ये मोल्स आ गए हमारे पास, इन मोल्स को उठा के यहाँ रख लेते हैं। 4.01 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वो कह रहे हैं द सैंपल ऑफ गैस X is found to have a mass of this. So we know the mass, we know the volume, we can find out the MR of that particular gas. Explain how the student should use this information and the results to determine the MR of gas X. तो बेटा आपको पता है मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास अपॉन MR, एंड ऑब्वियसली मुझे MR कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा MR इक्वल्स टू मास अपॉन मोल्स। आप सब जानते हैं कि MR कैलकुलेट करने के लिए मास मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.251 डिवाइडेड बाय मोल्स, मैंने कैलकुलेट किए 4.01 इंटू 10 टू द पावर -3। सो यहां से मेरे पास MR की वैल्यू आ जाएगी 62.58। सही है। और अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूं राउंड ऑफ करके, तो ये हो जाएगा MR इक्वल्स टू 62.6। ऑलराइट, सो मैंने यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया, तो मैंने यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखा, मैंने कंसिस्टेंसी रखी यहां पर। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं
not all of the gas X is absorbed by the soda lime. That's a very powerful statement कि सारे का सारा gas X जो है वो soda lime में absorb नहीं हुआ. State what effect, if any, this has on the student's calculated value of the MR of gas X. Okay. Thing is कि तो मास कम आएगा, ठीक है. अच्छा देखें, एक मिनट, ठीक है. जरा देखें, अगर सारी की सारी गैस X इस सोडा लाइम में एब्जॉर्ब नहीं हुई तो जाहिर सी बात है जो आपने फाइनल मास कैलकुलेट किया है सोडा लाइम प्लस यूट्यूब आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये भी कम आएगा. सही. सो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि मास ऑफ यूट्यूब प्लस सोडा लाइम आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी लोअर, क्योंकि मास गैस जो है वो कम डिसॉल्व हुई है, कम एब्जॉर्ब हुई है एक्सपेक्टेड से. तो जब मास कम डिसॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है एमआर भी कम आएगा आपके पास. ठीक है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. सो हम यहाँ लिख देते हैं कि मास ऑफ सोडा लाइम प्लस यू ट्यूब आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. जिसकी वजह से मास ऑफ गैस X जो है वो भी लोअर होगा, thus MR would be lower. ठीक है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. दोबारा से सुन लीजिए कि आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या गैस X थी, उसको आपने जब इंजेक्ट किया इस यूट्यूब के अंदर तो उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व हुआ और कुछ डिसॉल्व नहीं हुआ. तो जब अमाउंट कम डिसॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है ये जो आपके पास रीडिंग होगी, मींस कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट भी कम एब्जॉर्ब होगा, उसका मास भी कम आएगा. जब उसका मास कम आएगा, उसका जब मास कम आएगा तो जाहिर सी बात है एमआर भी कम होगा. ठीक है. क्योंकि मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा होगा. आगे चलते हैं. पार्ट 4. इन एक्सपेरिमेंट 2 द सेम मास ऑफ गैस X इज यूज्ड. यानी जो मास मैंने यहाँ पर यूज किया था एग्जैक्ट वही मास मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ. बट द स्टूडेंट did not record the temperature and pressure. The calculated MR of X for experiment 2 is higher than the value calculated by the student for experiment 1. That's a very powerful statement. जो experiment 2 का MR है वो ज्यादा हुआ है as compared to experiment 1. ठीक है. तो इसका मतलब MR जो है वो चेंज हो रहा है. MR changes, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है. अब बेटा जब MR चेंज होगा तो फिर क्या होगा. अच्छा आगे बढ़ते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ P over T changes from experiment 1 to experiment 2. Okay. P over T, P over T, P over T. ओके. तो P over T वॉल्यूम है ना. सही है. ओके देखो इस तरह से कर लेते हैं. लेट सपोज आपके पास है PV इक्वल्स टू N और T. सही. और मैंने A1 केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन MR के. तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा. राइट. ठीक है. मैं यहां से
प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को एक जगह कर लेता हूं क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा आपके पास mr ओवर mr/v। सही। अब इशू ये है कि हमने सेम मास यूज किया है, r की वैल्यू भी सेम होगी एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। तो हमने सेम मास यूज किया है, same mass is used, so same number of moles भी होंगे। ठीक है। अगर हमने गैस का सेम मास यूज किया तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम। उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। अगर सेम वॉल्यूम यूज नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली फिर वेरिएबल्स में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, फिर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट लिंक नहीं होगा। तो इसलिए सेम वॉल्यूम इज आल्सो यूज्ड, और आर की वैल्यू तो होती ही सेम है, तो है ही कांस्टेंट, तो आर इज कांस्टेंट, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अगर मैं इन तीन कांस्टेंट को हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, P अपॉन T इक्वल्स टू 1 अपॉन mr, राइट। अब अगर बेटा मैं इन तीन कांस्टेंट्स को रिमूव करूंगा तो इक्विलिटी साइन की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा तो ये हो जाएगा P अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू mr, राइट। सही है। अब जरा गौर से देखिए, उसने आपसे कहा कि भाई mr in experiment 2 is higher than the value calculated by the student for experiment 1। तो he said कि experiment 2 में mr ज्यादा है, तो बेटा अगर mr ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है p अपॉन t क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। सो मैं अलोंग दिस लाइन इसी एक्सप्लेनेशन को यहां पर लिख कर देता हूं कुछ इस तरह से। सेम mass is used for same gas X, thus number of moles of gas X is also same. Volume and R remains constant। ठीक है। In experiment 2 mr increases or mr is greater or higher than experiment 1, therefore P upon T would be smaller due to P upon T is inversely proportional to mr relationship। ठीक है। I hope it makes sense to you। Next, state how the reliability of the results in experiment 1 could be improved। Guys, reliability always links to repeating the experiment। सही है। रिलायबल कब होगा एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, और रिपीटिंग के चक्कर में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको प्रीवियसली मिल रहे थे। तो आप क्या देंगे कि हाँ जी रिजल्ट्स मेरे रिलायबल हैं, एक्सपेरिमेंट रिलायबल है मेरा,
So reliability, always repeating the experiment. ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा बाय यूजिंग सेम कंडीशन, और जो भी मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे उनके लिए मैं कंसिस्टेंट वैल्यू कर लूं। सो मैं इसको लिख देता हूं कि रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट by using same condition and then take the average of consistent results। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अ डिफरेंट गैस मिथाइलमाइन इज एल्कलाइन। ओके, और एल्कलाइन हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा है, किसे कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को, यानी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ, कैन रिएक्ट विद एसिड, कैन रिएक्ट विद acid. So would state a change that would have to be made to the apparatus so that the MR of methylamine could be determined. तो अगर मुझे MR of methylamine determine करना है instead of gas X, तो obviously क्योंकि ये alkaline gas है, क्योंकि ये alkaline gas है, which is why मैं U ट्यूब के अंदर सोडा लाइम लेने के बजाय कोई एसिड ले लूंगा, ताकि वो एसिड इस एल्कली से रिएक्शन करके एब्जॉर्ब कर ले और हमें मास पता चल जाए, और उस डिफरेंस ऑफ मास के थ्रू फिर हम एमआर कैलकुलेट करें गैस के लिए। सो हम यहां कह सकते हैं रिप्लेस द सोडा लाइम with any acid to absorb methylamine, which is alkaline, methylamine which is alkaline. So that is our question number. I hope it makes sense to you. Let's go for the question number 2. Okay. Each student in a class of 9 students performs an experiment to find the formula of a chloride of iron. Okay, chloride of iron. तो बेटा क्लोराइड ऑफ आयरन तो आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू A1 केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू A2 केमिस्ट्री, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट या तो FeCl2 होगा या फिर FeCl3 होगा। हमने यही पढ़े, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Each student prepares the chloride of iron by passing a stream of chlorine gas over a sample of iron wire as shown in the diagram। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने आयरन वायर को प्लेस किया हुआ है, और इस ट्यूब को हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें एक ओपनिंग दी है, राइट। और यहाँ से हम ड्राई क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ड्राई क्लोरीन गैस हीटेड आयरन से रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म कर रही है इस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, क्योंकि एक्सेस क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है यहाँ से। ठीक है, वो कह रहे हैं each student carries out the following steps in the order shown in the list. Some of the measurement steps are missing from the list. Okay, that's a very powerful statement, कि some of the measurement steps are missing from the list. Okay,
तो सबसे पहला काम, मैं हीट क्यों कर रहा हूं भाई? मैं हीट इसलिए कर रहा हूं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं हीट नहीं करूंगा तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगा, ये दोनों फिर आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। विदाउट हीट दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात, क्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो आयरन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं वे द रिएक्शन ट्यूब कंटेनिंग अ क्वांटिटी ऑफ आयरन वायर। ओके, तो वो कह रहे हैं कि मास ऑफ ट्यूब लो प्लस आयरन लो। ठीक है, बिफोर हीटिंग। ओके, इसके मीनिंग यही होंगे आई बिलीव। ट्यूब कंटेनिंग अ क्वांटिटी ऑफ आयरन। तो एग्जामिनर कह रहे हैं मुझे, बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मास ऑफ ट्यूब लो प्लस आयरन बिफोर हीटिंग। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे सेट अप द apparatus as shown in the diagram। फिर वो कह रहे हैं स्टार्ट द फ्लो ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस। सो ड्राई क्लोरीन गैस का फ्लो क्यों करना है? यानी वो ये कह रहे हैं कि हीट करने से पहले इस ड्राई क्लोरीन गैस का जो फ्लो है वो कंटिन्यू करना है आपने। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ से गैस का फ्लो क्यों होना चाहिए, और गैस का फ्लो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि इस ट्यूब में आयरन वायर है, और आप जानते हैं कि अगर आप क्लोरीन गैस का फ्लो नहीं करेंगे तो इस ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन भी होगा। वो ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ आयरन से रिएक्शन करके रस्ट बना लेगा। सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, हमें इस क्लोरीन गैस को यहां से कंटिन्यू पास करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन ना हो, रस्ट ना बने। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको यहां पर लिख देते हैं। टू प्रिवेंट, it's quite difficult to manage in a such small amount of space. To prevent the formation of rust, which can be formed between reaction, which can be formed, which can be formed when reacting with iron and oxygen. ठीक है, now the next is heat the iron wire until it is completely reacted। ये देखिए, ये कंफर्मेशन हो गई कि आयरन जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है। अगर आयरन कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक्सेस। सो ये पॉइंट मुझे कह रहा है, दिस पॉइंट शोज आयरन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। Fe is limiting reactant। ये कंफर्मेशन हो गई मुझे इस बात की। फिर वो कह रहे हैं अलाउ द apparatus टू कूल
with chlorine gas still flowing, ठीक है, with a side arm conical flask containing the chloride of iron. Okay. um, वो कह रहे हैं इस फ्लास्क का भी वे करें. ओके तो देखिए दो चीजें, अगर मैं मास ऑफ ट्यूब प्लस आयरन वायर बिफोर हीटिंग मेजर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे मास ऑफ ट्यूब प्लस आयरन वायर आफ्टर हीटिंग भी तो डिटरमिन करना चाहिए, सो दैट आई विल गेट द डिफरेंस, राइट, व्हिच इज व्हाई एग्जामिनर सेइंग कि some steps are missing in this measurement. ऑफ आयरन का मतलब सो दैट आई तो कीूंगा प्लस प्लस क्लोराइड ऑफ आयरन लूंगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मास ऑफ क्लोराइड ऑफ आयरन मिल जाएगा, राइट. सो व्हिच इज व्हाई एग्जामिनर ने मुझे यहाँ दो स्टेप्स एडिशनल बोले में कि परफॉर्म करो कि क्या होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ empty tube mass of tube mass of tube 1 minute. ठीक है, मेक सेंस कि अगर मास ऑफ ट्यूब प्लस आयरन है बिफोर हीटिंग तो मैं जाहिर सी बात है मेजरमेंट करने के लिए मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब भी लूंगा, जब भी तो मुझे मास ऑफ आयरन पता चलेगा. ओके, मेक सेंस. मास ऑफ ट्यूब, मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब आफ्टर हीटिंग, एक तो मेजरमेंट ये होगी. फिर उसके बाद है मास ऑफ साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क wait, mass of side arm empty conical flask before heating. ठीक है, तो पहले एम्प्टी का मास मेजर करूंगा, फिर जब रिएक्शन हो जाएगा आफ्टर हीटिंग तो फिर मास मेजर करूंगा, फिर दोनों के मास का डिफरेंस लूंगा तो पता चल जाएगा क्लोराइड ऑफ आयरन कितना है. सिमिलरली मुझे रिएक्शन ट्यूब कंटेनिंग अ क्वांटिटी ऑफ आयरन वायर कह रहे हैं कि वे करो, तो जाहिर सी बात है भाई मास ऑफ ट्यूब प्लस आयरन बिफोर हीटिंग करने के लिए वे करने के लिए कह रहे हैं, तो मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब भी तो वे करूंगा ना, तभी तो मुझे ये पता चलेगा कि मास ऑफ आयरन कितना यूज हुआ है उस ट्यूब के अंदर, राइट. Now the next is the flow of dry chlorine gas must start before the iron wire is heated. वो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई रस्ट की प्रिवेंशन के लिए जो है वो हम क्लोरीन गैस को कंटिन्यू पास करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं so that iron wire cannot react with oxygen in the presence of air to form rust. So जो ड्राई क्लोरीन होगी ये इस ट्यूब और फ्लास्क में मौजूद जितनी भी एयर है उसको फ्लश आउट कर देगी. ठीक है, ये बात भी लिख देते हैं.
trichlorine is used to flush out the air containing oxygen gas. Next, state an assumption that has to be made for the measurements made in the experiment to be valid. क्योंकि आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमें यहाँ पता चल गया है, इसका मतलब आयरन जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। तो अगर वो कंप्लीटली रिएक्ट होगा तो पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली वो इस ट्यूब से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द आयरन wire is completely react or disappear after the reaction. ठीक है. Now the next is the class results are shown in the table. 9 students थे, 9 students के class results एग्जामिनर ने दिए हैं। ये मास ऑफ आयरन वायर है, ये मास ऑफ क्लोराइड है, ठीक है। और अब हमसे कह रहे हैं कि आप मास ऑफ क्लोरीन निकालें। तो मैं काम करता हूं अपनी आसानी के लिए और आपको बात समझाने के लिए इस कॉलम को ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, ठीक है, राइट, सॉरी, इसको ए कह देता हूं, इसको बी, ये हो जाएगा बेटा सी, कॉलम सी हो जाएगा। और कॉलम सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी माइनस ए। तो मुझे मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा ना, ये मास ऑफ आयरन क्लोराइड और ये मास ऑफ आयरन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा, राइट। सो ओके, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ क्लोरीन दैट रिएक्ट्स विद द आयरन वायर इन ईच एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड ईच मास टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डीपी पे लिखना है भाई हमने ये, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है ये मैंने लिख लिया ताकि मैं भूलूं नहीं। फिर वो और क्या कह रहे हैं? Calculate the amount of iron in moles and amount of chlorine atoms in moles that reacts in each experiment. Record the number of moles to 3 significant figures. 3 significant figures में आंसर लिखना है, यानी ये भी 3 sig fig है और ये भी 3 sig fig है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि भूलूं नहीं कैलकुलेशन करते हुए। तो मैं सबसे पहले तो इस कॉलम को फिल कर लेता हूँ। 1.64 माइनस 0.57, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1.07। फिर आपके पास है 3.16 माइनस 1.10, तो इट्स गोइंग टू बी 2.06, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 4.03, इट्स गोइंग टू बी वेट 4.03 माइनस 1.40, इट्स गोइंग टू बी 2.63, 5.61 minus 1.95, 3.66, ठीक है जी, 3.66, 5.89 minus 2.18, 3.71, 7.90 minus 2.75, 5.15, then 8.77 minus 5.7, 9.80 minus 3.45, 6.35, last but not the least 11.18 minus 3.90, so 7.28, okay।
7.28। ओके, अब वो हमसे कह रहे हैं कि भाई अमाउंट ऑफ आयरन डिटरमिन करो। तो इस कॉलम को मैं डी कर देता हूं, ये कॉलम डी है, और डी कॉलम में आपने मोल्स कैलकुलेट करने। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन एआर चाहिए आपको। मास ऑफ आयरन कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, राइट। एआर ऑफ आयरन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये गिवन है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब मोल्स निकालने के लिए मैं ए को डिवाइड कर दूं, आई मीन मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि मैं ए को डिवाइड कर दूं 55.8 से, सही। सो मैं ए को डिवाइड करूंगा 55.8 से, तो मेरे पास मोल्स आना शुरू होंगे। तो मोल्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेने मैंने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेने मैंने, सही है। सो ये हो जाएगा 0.0102, फिर आपके पास है 0.0197, फिर है 1.40 डिवाइड बाय 55.8, सो ये हो जाएगा 0.0251, देन फिर 1.95 divided by 55.8 is going to be 0.0349, तो 0.0349 लिखेंगे। फिर आपके पास 2.18 डिवाइडेड बाय 55.8, तो ये हो जाएगा 0.0391, 0.0493, 0.0547, 0.0618, then 0.0699। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम निकालो। सो देखो, ये मास ऑफ आयरन है और ये मास ऑफ आयरन क्लोराइड है, दोनों को सेपरेट करूंगा तो मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। मास ऑफ क्लोरीन को मैं डिवाइड करूंगा एआर ऑफ क्लोरीन से, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम आएंगे, राइट। तो मैं इस कॉलम को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे एक्चुअली सी और बी दोनों को ओके, और मास ऑफ क्लोरीन तो ऑलरेडी निकाल लिया हमने, राइट। सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा 35.5 से, बिकॉज उसका एटम का एआर गिवन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सी को डिवाइड कर दो 35.5 से। सो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 0.0301, 0.0580। कितने मार्क्स का टेबल है ये? 3 मार्क्स, चल ठीक है, 3 मार्क्स इज फाइन। 0.0741, 0.103, 0.105, 0.145, 0.161, 0.179 and 0.205। सही है, ये आ जाएगा मेरे पास। जितनी वैल्यूज हैं सी की वो सारी की सारी आ जाएंगी। लेट मी चेक, मैं सही कर रहा हूँ, डबल चेक कर लेने दें। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ क्लोरीन आएगा। मास ऑफ क्लोरीन को डिवाइड करेंगे एआर से तो मोल ऑफ क्लोरीन एटम आ जाएगा। ये चेक, ओके, ओके, ठीक है, डबल चेक, क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ आयरन, यूज अक्रॉस एक्स टू प्लॉट द ईच डेटा पॉइंट
draw a line of best fit through the points plotted. You should consider whether 0 0 should be on the line of best fit. ठीक है जी. So chlorine atom against the amount of iron. तो amount of iron I think so आपका y axis, chlorine atom जो है वो आपका x axis. ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है आप लोगों के लिए टाइम सेव करने के लिए. ठीक है. और इसमें ये जो पॉइंट है ये नॉर्मलस पॉइंट ले लिया, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके. नेक्स्ट, circle the point of the graph you should be considered to most anomalous. Suggest one reason why this anomaly may have occurred during this experimental procedure. Okay. आप नोट करें ये anomalous पॉइंट यहाँ पर है, राइट. लोअर है, यानी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम लोअर है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम लोअर है, जबकि होना यहाँ चाहिए था इसको. सो अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम इज लोअर देन एक्सपेक्टेड. सही है. ये मेरा पहला पॉइंट हो गया. क्यों एक्सपेक्टेड है ये भी देखते हैं, लेकिन पहला पॉइंट लिख लेते हैं. अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम इज लोअर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. और उसकी वजह यह है कि जो क्लोरीन का मास होगा वो भी लोअर होगा देन एक्सपेक्टेड. सही है. और वो जो मास ऑफ क्लोरीन लोअर देन एक्सपेक्टेड आपको मिला वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की वजह से मिला, राइट. सो हम यहां लिख देते हैं कि मास ऑफ क्लोरीन एटम is lower than expected. All right. देखो ये मास ऑफ आयरन क्लोराइड है और ये मास ऑफ आयरन है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का ओवरऑल जो डिफरेंस है वो भी लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा. जब भी मास ऑफ क्लोरीन कम मिला, जब भी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम कम मिल रहे हैं, राइट. सो हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट दिस. ओके. हम कह देते हैं कि मास ऑफ आयरन क्लोराइड, मुझे नहीं पता कि आयरन क्लोराइड कितना है तो मैं FeCl(X) ले लेता हूं, माइनस मास ऑफ आयरन is lower than expected. ठीक है. और लोअर देन एक्सपेक्टेड क्यों हुआ? लोअर देन एक्सपेक्टेड इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहां से ये जो क्लोराइड ऑफ आयरन बनाए इसको जल्दी जल्दी रिमूव करना शुरू कर दिया. ठीक है. यानी आपने जो फ्लास्क है उसको बहुत क्विकली रिमूव कर दिया, वक्त से पहले रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से ये जो क्लोराइड ऑफ आयरन का मास है ये कम हुआ. ठीक है. तो जब ये कम होगा, देखो इस समझने की कोशिश करो, ये आपने जल्दी रिमूव कर दी तो जाहिर सी बात है ये कम बना. जब ये कम बनेगा तो इन दोनों का डिफरेंस से मास ऑफ क्लोरीन कम आएगा, मास ऑफ क्लोरीन से मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम कम आएगा, इसलिए ये लोअर देन एक्सपेक्टेड बना. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ. तो lower than expected because
removing the flask too early so mass recording takes place inaccurately. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दोबारा से बता देते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस फ्लास्क को वक्त से पहले, यानी ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ और उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन से पहले इस फ्लास्क को रिमूव कर दें, तो जाहिर सी बात है मास ऑफ क्लोराइड या मास ऑफ आयरन क्लोराइड कम आएगा। जब मास ऑफ आयरन क्लोराइड कम आएगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों के डिफरेंस की वजह से मास ऑफ क्लोरीन कम, मास ऑफ क्लोरीन कम तो मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम कम, व्हिच इज व्हाई ये एनॉमलस पॉइंट यहाँ पर जनरेट हुआ, जबकि होना यहाँ पर चाहिए था। सही। वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट, oops, wait, gradient of the line of best fit. State the coordinate, state the coordinates of both points you used in your calculation. There must be on your line of best fit. Give your answer to 3 significant figures. तो मैं सबसे आसान जो coordinates हैं वो ले लेता हूँ। Okay, that's perfect. मैं पहला coordinate तो यही ले लेता हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा 0.00, 0.00। क्या मतलब होता है इस बात का? अगर कोऑर्डिनेट्स ये 0 है, 0.00, 0.00, इसका मतलब आयरन था ही नहीं। जब आयरन रिएक्ट होगा नहीं तो क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा, जब क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम भी नहीं होंगे आपके पास, राइट। और दूसरा मैं आसान वाला पिक करता हूँ, आसान वाला पिक करता हूँ, चलें दिस वन, राइट, ये वाला ले लेते हैं। ये है आपके पास, oops, 0.062 and 0.18। सो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठा के वहां रख देते हैं, 0.062, 0.18, और ये हो जाएगा 0.00, 0.00, राइट। तो अगर मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा बेटा 0.18 माइनस 0.00 डिवाइडेड बाय 0.062 माइनस 0.00, राइट। तो ये हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.062, तो आपके पास से ग्रेडियंट आ जाएगा 2.903, राइट। तो अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है तो ये हो जाएगा 2.90, मैं उठा के यहाँ पे लिखूंगा 2.90, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट आपने निकाला है ये बेसिकली किस चीज का है? ये जो ग्रेडियंट आपने निकाला है ये भी देख लीजिए, ये बेसिकली मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम और मोल्स ऑफ आयरन एटम के दरमियान है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज FeCl3, ठीक है। पता चल गया ना आपको कि ये 2.9 है, इसका मतलब ये 3 होगा, यानी 1:3 का रेशियो है, इसका मतलब ये FeCl3 बनेगा। और मैंने क्लास के स्टार्ट में क्या दिया था, आयरन 3 क्लोराइड या तो FeCl2 होगा या FeCl3 होगा, तो एग्जामिनर ने खुद कंफर्म कर दिया, ग्रेडियंट से पता चल गया कि भाई FeCl3 है, ठीक है। वो कह रहे हैं स्टेट हाउ द रिजल्ट्स student 4 obtained could be used to determine this formula। स्टूडेंट 4, हम बात करेंगे स्टूडेंट 4 के लिए, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट 4, इसका मतलब मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट देखने के लिए
वेट करें 3.66 ठीक है, ठीक है। ओके, तो हम ये ले लेते हैं बेटा 0.0349, ये दोनों वैल्यूज उठाते हैं। पॉइंट 0349 और 0.103, ये क्लोरीन है, ये आयरन है। इसको डिवाइड कर दो लीस्ट वैल्यू से, 0.0349, तो ये 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, 0.103 डिवाइडेड बाय 0.0349, ये हो जाएगा 2.95। 2.95 का मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर राउंड ऑफ कर लूं तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा FeCl3, राइट। तो अब हम इसी बात को थोड़ा सा लिख देते हैं तमीज से। बल्कि एक काम करते हैं, यही कैलकुलेशन को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, राइट। हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस द रेशो ऑफ FeCl3 is consistent with the ratio given in the formula। ठीक है, तो जो रेशो आपने निकाला है एग्जैक्टली वही रेशो फॉर्मूले में भी है, तो दोनों जो है वो कंसिस्टेंट हो गए। ठीक, कौन सा टेबल था बेटा ये? पेज नंबर 41 पे, ठीक है। आर वी डन विद दैट? यस, आगे चलें। सॉरी फॉर बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, बट क्वेश्चन इज क्वाइट लेंथी। ओके, student 3 weighs the conical flask using a balance accurate to 2 decimal places, okay, and record its mass. After the chloride of iron is produced, the mass increases by 4.03. ठीक है, chloride of iron. Calculate the percentage error in measuring the mass of this chloride of iron. So आपको मैंने कहा था कि जब भी 2 decimal place का balance use करेगा examiner, obviously single reading का error होगा 0.005, क्योंकि हम 2 readings लेते हैं, तो 0.005 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हमें जो मास दिया गया है स्टूडेंट 3 की तरफ से वो 4.03 है। मैं इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.248%। मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ इसको 0.248%। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं student 8 follows the same procedure as student 3. State whether the results from student 8 will have more or less percentage error than those from student 3. तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट 3 ने मास कितना लिया था भाई? टेबल से मास कितना लिया था? 4.03 ग्राम फ्रॉम द टेबल। ये मास हमें टेबल से मिला था, जो एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, ये टेबल से उठाया था इन्होंने, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट 8 का भी मास मैं टेबल से ही पिक करूंगा, और वो टेबल से मुझे कितना पिक करना है? स्टूडेंट 8 का मास टेबल से कितना पिक करना है? 9.80, तो मैं ये लूंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 9.80 ग्राम फ्रॉम द टेबल, राइट। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट
है अगेन, तो मैं सेम फॉर्मेट यानी सेम वेरिंग बैलेंस है तो सिंगल रीडिंग का जो एरर है वो भी सेम ही होगा 0.005 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि दो रीडिंग्स हैं। दिस टाइम आई एम यूजिंग 9.80 mass फॉर स्टूडेंट रेट। तो यहाँ से परसेंटेज रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास हो जाएगी वेट 0.005 into 2 divided by 9.80 into 100, so it's going to be 0.102%। ठीक है, यानी ये परसेंटेज एरर ज्यादा है, ये परसेंटेज एरर कम है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं another student suggested that the chloride of iron could also be prepared by the reaction between iron wire and hydrochloric acid. Okay, reaction between iron wire and hydrochloric acid. A sample of chloride of iron prepared in this way contained 44% iron by mass. Show the formula of this chloride of iron is FeCl2. Okay, तो FeCl2 उसने बता दिया, लेकिन मुझे शो करना है तो मुझे बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे आयरन का मास ऑलरेडी दे दिया एग्जामिनर ने 44, तो मैं जाहिर सी बात है क्लोरीन लूंगा तो 100 माइनस 44 कितना हो जाएगा 56। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 35.5 से, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 55.8 से। सो गाइस मुझे यहां से मिल जाएगा 0.7885 मोल्स और यहां से मिलेगा 1.577 मोल्स। ऑब्वियसली ये लीस्ट वैल्यू है, सिंपलेस्ट रेशो डिटरमिन करने के लिए लीस्ट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 7.7885। दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा FeCl2। तो ये मैंने शो कर दिया एग्जामिनर को क्योंकि वो शो करने के लिए कह रहे थे। ओप्स, ऑल ऑफ अ सडन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई। ओके, कोई इशू? Explain using the electrode potential values in the table why the method in A and F do not produce the same chloride of result. अच्छा, A and F में मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया है और A के अंदर मैंने क्या किया है? ओके, सॉरी, मैंने ग्रेडियंट डिटरमिन किया था A के अंदर, सही है, और F के अंदर जो है वो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया है। तो जाहिर सी बात है दो डिफरेंट मेथड्स हैं, तो ऑब्वियसली सेम क्लोराइड ऑफ आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पार्ट ए से मैंने FeCl3 कैलकुलेट किया था और मैंने FeCl3 इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि मैंने ग्रेडियंट यूज किया था, गॉट इट फ्रॉम ग्रेडियंट। सही है, लेकिन ये मैंने जाहिर सी बात है FeCl2 डिटरमिन किया। ओके, एक तो बात ये हो गई। फिर वो कह रहे हैं सेम, तो वो कह रहे हैं ऐसा क्यों? यूजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इन द टेबल why the method in A and F do not produce the same chloride of iron. Okay, ओके, आपको याद होगा मैंने आयरन को रिएक्शन करवाया था क्लोरीन से। ओके, अच्छा, मैंने क्या किया था, एफ के अंदर मैंने आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया था। इसका मतलब मुझे डेटा बुकलेट से यानी इस टेबल से आयरन के लिए हाफ इक्वेशन लेनी है और HCl के लिए हाफ इक्वेशन लेनी है। तो HCl के लिए तो हाफ इक्वेशन में एग्जैक्टली हाइड्रोजन वाली लूंगा क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन गिवन भी नहीं है मुझे, राइट? ये इक्वेशन आ जाएगी। आयरन के लिए क्योंकि मेटल कह रहा है तो मैंने पढ़ाया था कि मेटल वाली इक्वेशन यूज करेंगे, मेटल वाली इक्वेशन ये है तो मैं ये यूज करूंगा। इसका मतलब फॉर पार्ट एफ आई नीड टू यूज दीज टू, राइट? तो मैं यूज कर लेता हूँ इन दोनों को।
फॉर करूंगा Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Fe और ये वैल्यू है -0.44 वोल्ट। फिर है हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन H2 और ये वैल्यू है 0.00 वोल्ट। तो मैं क्योंकि पॉजिटिव लूंगा इससे फ्लिप करके दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। तो ये H प्लस एज इट इज रहेगा as it is। आयरन फ्लिप करके उस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है दोनों तरफ, व्हिच इज व्हाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे आपस में और मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आयरन प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस एरो Fe2 प्लस प्लस H2, राइट। और यहां से अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए E नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा E नॉट राइट। राइट का मतलब रिड्यूस्ड जो रिडक्शन इक्वेशन है उसको लिखेंगे, दैट इज 0.0, और E नॉट लेफ्ट में ऑक्सीडेशन इक्वेशन वाली लिखी जाएगी, दैट इज -0.44 वोल्ट। सो इट्स गोइंग टू बी E नॉट सेल कितनी आ जाएगी, प्लस 0.44 वोल्ट। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन है वो फेवरेबल होगी, पॉसिबल होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम। ओके, ओके। नाउ द इशू इज कि हम FeCl3 बनाने के लिए क्या एसिड को यूज कर सकते हैं सेम मेथड अप्लाई करके। जब आयरन मेटल एसिड से रिएक्शन कर रहा है और FeCl2 बना रहा है और उसकी ACP की E नॉट की वैल्यू जो है, E नॉट सेल की वैल्यू प्लस आ रही है जो कि कंफर्म कर रहा है कि रिएक्शन होगा, तो क्या हम सेम लॉजिकल मेथड FeCl3 के लिए बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे FeCl3 बनाना है तो मुझे आयरन की आयनिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और ये भी यूज करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स डू दिस। यहां से बता देते हैं कि फॉर FeCl3 फॉर्मेशन विद एसिड, अगर मैं एसिड के लिए सेम FeCl3 के लिए एसिड का फॉर्मेट ऑप्ट करूं तो क्या मुमकिन है मेरे लिए। लेट्स चेक दैट। मुझे आयरन की आयनिक इक्वेशन यूज करनी है क्योंकि मुझे Fe3 प्लस आयंस चाहिए रिएक्शन के लिए। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 0.77 वोल्ट प्लस में, और हाइड्रोजन आयन हो जाएगा मेरे पास 0.00 वोल्ट, ठीक है। ओके, सॉल्व लेते हैं इसको। ये इक्वेशन मोर पॉजिटिव है तो इसको हम रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में एज इट इज कॉपी करेंगे। ये जगह Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस, एंड ऑब्वियसली ये लेस पॉजिटिव की वैल्यू है तो इसको हम ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा H2 रिवर्सिबल साइन 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे और मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये होगी 2 Fe3 प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, oops 2 हाइड्रोजन आयंस नहीं, प्लस H2, ये हो जाएगा Fe2 प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, राइट। तो
अगर मैं यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू लूं तो ये हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ये हो जाएगा प्लस 0.77 वोल्ट माइनस 0.00, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल प्लस 0.77 वोल्ट. For 1 mark, it's going to be a lot of explanation. I mean, justification नहीं है 1 mark के लिए. From my perspective, it's not that much good part कि आप इतनी वर्किंग और इतनी एक्सप्लेनेशन से 1 mark के लिए निकालें, तो अनफेयर है ये मेरी नजर में. ठीक है, ओके. सो गाइस लुक, आपने आयरन से Fe2+ फॉर्म किया था और एसिडी की वैल्यू जो ई नॉट सेल की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, इसका मतलब रिएक्शन फेवरेबल था और ये रिएक्शन हो रहा था और FeCl2 बन रहा था. अब जाहिर सी बात है अगर आपने Fe2+ बना लिया है तो वो Fe2+ फिर हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके Fe3+ में कन्वर्ट होगा. ऐसे ही होगा ना, Fe2+ से Fe3+ में जाना है तो Fe2+ से Fe3+ में जाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे इस इक्वेशन को फ्लिप करना पड़ेगा. जब मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा तो ऑब्वियसली ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस हो जाएगी. इसका मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा. इसका मतलब इस मेथड के थ्रू मैं FeCl3 की फॉर्मेशन नहीं कर सकूंगा. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 1 mark का पार्ट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. आई रिपीट अगेन, मैंने आयरन को ऑक्सीडाइज किया, आयरन 2 आयंस में कन्वर्ट किया, एंड ऑब्वियसली अब जब मुझे आयरन 2 आयंस से आयरन 3 आयंस बनाने तो आयरन 2 आयंस से आयरन 3 आयंस में उसी वक्त बनाऊंगा जब ये इक्वेशन फ्लिप होगी. इक्वेशन फ्लिप होगी तो जाहिर सी बात है वैल्यू प्लस की बजाय क्या हो जाएगी, माइनस. रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा. सो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखे यहाँ पर, दिस रिएक्शन has to be on the left hand side, so we need to flip the equation. Thus E naught cell is negative. इसका मतलब रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा. So 1 mark के लिए that's a lot of information, lot of calculation and working just to get 1 mark. So unfair. I think question complete हो गया हमारा. So that's all